मैं आशीष राजपुरोहित वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ मेले बस स्टैंड की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम आज क्लास नवमी यानी 9 के लिए एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जीवों में विविधता। इसका हम आज भाग नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक विज्ञान वर्ग में बायोलॉजी के अंदर आता है। यदि आप 10th करने के बाद साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो साइंस का एक सब पार्टिकल या एक पार्ट होता है जिसका नाम है एक बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, उसमें ये चैप्टर आता है। वैसे अपने आप में बहुत ही उम्दा और बढ़िया टॉपिक है। जो हमने लास्ट वाला टॉपिक एंड किया था जिसका नाम था ग्रेविटेशन, उसमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स होती है और थोड़े बहुत फंडे भी अपन को लगाने पड़ते हैं यानी कॉन्सेप्ट भी बिठाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। इसमें थोड़ा बहुत समझ में आए फिर उन चीजों को अप्लाई करना है, मतलब थोड़ा बहुत रटने जैसी चीजें हैं। और मैं पर्सनली इन्हें ट्रिक वाइज या एक स्टोरी के तौर पे समझाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाएगी। चलो शुरू करें इस टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है जीवों में विविधता, यानी दो शब्द आ रहे हैं, एक जीव आ रहा है, दूसरा आ रहा विविधता। पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जीव क्या होते हैं। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म बोलो या जीव बोलो, ये वास्तविकता में है क्या। तो कोई बता सकता है मुझे कि जीव होते क्या है? कोई भी एक्स वाई जेड कौन बताएगा? क्लास 9 के स्टूडेंट बता दो मुझे। जूझा रहा हूं। नेहरा, भवानी नेहरा, छगनी, चंदिया, कौन बताएगा? बताओ बताओ, दिव्या तुम बता दो। किसी को नहीं पता? अशोक, राज, पुरोहित, क्या जाएगा आंसर? जीव क्या होते हैं, मतलब एक ख्याल आता था अपने माइंड में कि जीव सर ये है। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि प्लांट है या एनिमल, मैं बोल रहा हूं जीव, यहां पे बोल रहा हूं ऑर्गेनिज्म। तो ये है क्या वास्तविकता? कौन बताएगा? रोहित, सैम, जसविंदर सेन, बताओ बताओ बताओ, क्या आंसर जाएगा? मीना तुम बता दो। वैसे मोटा मोटा से इतना पता नहीं मुझे लग रहा है आपको। अब वैसे मैं जीवों की बात करूं या ऑर्गेनिज्म की बात करूं, हम जीव हैं? हाँ है। मतलब ऐसा क्या है कि हम जीव जीव हैं? तो पहली चीज, जीव कहो या जिंदा होना कहो, इनका मतलब है कि आपके अंदर श्वसन चल रहा है, आपके अंदर उपापचय चल रही है, आपके अंदर उत्सर्जन से संबंधित प्रक्रियाएं हो रही है, आपके अंदर पाचन हो रहा है और आपके अंदर उपापचय क्रिया हो रही है। आपके अंदर उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया क्या होती है? जीव द्रव्यों के घटकों का बनना और टूटना उपापचय कहलाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक को बोलते हैं एनाबोलिक और एक को बोलते हैं केटाबोलिक। यानी पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, उपापचय, ये चीजें जिनके अंदर चल रही वो क्या है? जीव है या ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम इस चैप्टर में जीव या ऑर्गेनिज्म का जहां भी यूज करेंगे वहां उसका मतलब होगा वो एनिमल हो सकता है यानी जानवर हो सकता है, या वो प्लांट हो सकता है यानी पौधा हो सकता है, या वो छोटा बैक्टीरिया हो सकता है, यानी सभी जो जिंदा है उनके लिए हम यहाँ पर जीव या ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे। पादप भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, गाय, बकरी, भेड़, छोटे छोटे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, ये भी हो सकते हैं। फिर आगे शब्द है दूसरा विविधता। विविधता बोलो या विभिन्नता बोलो, लगभग एक है। विविधता का मोटा मोटा सा मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। यानी इस भूधरातल पर आपको हजारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में जीवधारी मिल जाएंगे जो अपने आप में एक दूसरे से अलग है, अपने आप में एक दूसरे से अलग है। यही अलग चीज कहलाती है विविधता या डाइवर्सिटी या भिन्नता। यदि मैं इसका मोटा मोटा सा एग्जांपल दूं कि एक पैतृक से उत्पन्न होने वाली दो संततियां अपने आप में भी अलग होती है, एक समान नहीं होती। यानी एक गार्डियन से, एक माँ बाप से पैदा होने वाले बच्चे, ये दो होते हैं, दो भी अपने आप में कुछ न कुछ अलग होते हैं। एक तो विभिन्नता है। वास्तविकता हम बोले इस भिन्नता का कारण होता है हमारे न्यूक्लिक एसिड, यानी हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसमें नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेबल आ जाता है। इस चेंजेबल के कारण जीव अपने आप में एक दूसरे से अलग है। आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम सुना होगा, कभी मौका मिलेगा मैं समझाऊंगा। वापस इसके ऊपर आते हैं अपन।
मैं इसका मोटा मोटा सा बढ़िया एग्जांपल दूं तो आप अपनी तुलना अपने दोस्त से कीजिए। आप मनुष्य, आपका दोस्त वो भी मनुष्य, ह्यूमन है ना। आप अपनी तुलना अपने दोस्त से करोगे तो आप पाओगे आपके हाथ की कलाई और आपके मित्र के हाथ की कलाई का साइज अलग है। आपकी नाक आपके मित्र की नाक में कुछ न कुछ भिन्नता है। आपकी हाइट और आपके मित्र की हाइट में कुछ न कुछ भिन्नता है। ये तो विभिन्नता है। अब आप ऐसा करो, जिस प्रकार आपने अपनी तुलना अपने मित्र से की, अब वही तुलना आप बंदर से करो। तब आप पाओगे कि बंदर की तुलना में आपका मित्र आपके ज्यादा समीप है। बंदर की तुलना में आपका जो दोस्त है वो आपके ज्यादा समीप है, क्योंकि आप में ज्यादा तो समानता एक जैसी लग रही है, लेकिन बंदर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूं, जब आपने पहली बार दोनों की तुलना की, फिर बंदर से की, अब ऐसा करते हैं कि आप दोनों की तुलना किसी गधे से करते हैं। गधे हो ना, आया ना? नहीं सर हम तो शेर है। वैसे किसी को जानवर बोले तो बुरा लगता है, लेकिन किसी को शेर बोले तो बड़ा मजा आ गया, मैं तो शेर हूं। शेर भी वैसे अपने आप में एक जानवर होता है, लेकिन वास्तविकता हम देखें तो वो जंगल का एक किंग होता है, राजा होता है, और हर किसी की ख्वाहिश होती है राजा बनना। इसलिए किसी को जानवर बोले तो गुस्सा आता है, यदि शेर बोले तो उसे अच्छा फील होता है। वापस टॉपिक के ऊपर आते, अब आप अपनी तुलना बंदर से कीजिए, सॉरी बंदर से क्या, गधे से कीजिए। बंदर से तो कर दी हमने, अब आप अपनी तुलना गधे से कीजिए। तब आप पाओगे कि गधे की तुलना में बंदर आपके ज्यादा समीप है, यानी आपकी समानताएं बंदर से ज्यादा मिलने गई है तुलनात्मक गधे से। इसका मतलब मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से बंदर, बंदर से गधा, यहां तक गए तो भिन्नता बढ़ रही है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, अंतर बढ़ रहा है ना। यही अंतर बढ़ना अपने आप में क्या कहलाता है, विविधता या भिन्नता। समझ में आया बैठी चीजें? अब मैं इसको और थोड़ा आगे ले जाऊं, वास्तविकता में देखो इस भूधरातल या अर्थ पर जो भिन्नता है अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत कैसे? आप किसी स्थान पर जाओ, आपको छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखेंगे, जिसका मैं एग्जांपल बोल सकता हूं जीवाणु या बैक्टीरिया। ये अपने आप में इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नग्न आंखों से या खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब हम सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं तो हम इन्हें देख सकते हैं। है तो लेकिन वो सूक्ष्म जीव अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म या सजीव या जीव तो है। लेकिन आप कैलिफोर्निया के जंगलों में जाओ, वहां पे आपको लगभग 100 मीटर लंबे रेडवुड के पादप मिलेंगे। इसका मतलब आपने एक स्थान पे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव देखे जिनको आप देख नहीं सकते नग्न आंखों से, यानी बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के, लेकिन आप एक क्षेत्र में गए, एक जंगल में गए जहां पर आपने लगभग 100 मीटर, फीट की बात नहीं कर रहा हूं, 100 मीटर लंबे आपने रेडवुड के पादप देखे। इसी प्रकार आप बड़े समुद्र में गए, वहां पे आपने देखा लगभग 35 मीटर लंबी व्हेल मछली। इसका मतलब ये चीजें अपने आप में अद्भुत होती जा रही है, आपको सोचने में विवश कर रही है कि एक छोटा बैक्टीरिया जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिख रहा, वो भी अपने आप में एक जीव है। एक पादप जो अपने आप में 100 मीटर लंबा, एक व्हेल जो अपने आप में 30-35 मीटर लंबी है। ये भिन्नता, ये विभिन्नता वास्तविकता में है क्या, ये आई कैसे? या जो हम भिन्नता पढ़ते इसको बनने में कितना समय लगा? यदि मैं वास्तविकता से इन सभी ब्रह्मांड में, यानी खास करके अर्थ के ऊपर जितने जीव पाए जा रहे, इनकी मैं विभिन्नता या भिन्नता या डाइवर्सिटी की बात करूं, इसको बनने में तकरीबन लाखों समय लगा, यानी लाखों वर्ष का समय लगा। वो कैसे? मैं यदि मेरी बात करूं, हम वर्तमान में जो मनुष्य हम कहलाते हैं होमो सैपियंस। क्या कहलाते हैं? होमो सैपियंस। और हमारी उत्पत्ति मानी जाती है बंदरों से, यानी मनुष्य पहले बंदर था, फिर उसका उद्विकास हुआ, उसका इवोल्यूशन हुआ, फिर वो क्या बना? ह्यूमन। यानी वो बड़ा कैसे? ड्राइवेटिकस, मामापेटिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ऐसे करते करते लास्ट में हम आए। हमें बोल रहे हैं होमो सैपियंस, लेकिन साइंस ये भी बोल रही है कि आने वाले हजारों साल बाद मनुष्य होमो सैपियंस नहीं बल्कि होमो सैपियंस सैपियन कहलाएगा, यानी सैपियंस के बाद एक और सैपियन जोड़ना है। ये जो होमो सैपियंस सैपियंस कहलाएगा, इसको होमो सैपियंस यानी वर्तमान मानव से वो मानव बनने में लगभग हजारों वर्ष का समय लगेगा। ऐसा नहीं चुटकी बजा दी कि होमो सैपियंस बदल गया, होमो सैपियंस सैपियंस या आधुनिक मानव है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये विविधता जो बनी है, इसको बनने में तकरीबन लाखों वर्ष का समय लगा।
अब मैं इस लाखों वर्ष में जो विभिन्नता बनी है, जो अंतर बना है जीवों में, उसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो इतना मेरे पास समय नहीं है। इतना समय का तात्पर्य है, इतनी मेरी लाइफ नहीं है। जिसको बनने में लाखों वर्ष समय लगा, क्या उसमें 50-60 साल जोड़ के उसको समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। तो कैसे समझेंगे? तब वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इन जीवों को विभिन्न वर्गों में, विभिन्न समूहों में बांटे। समूह में या वर्गों में कैसे? कि हम ऐसा करें कि जो समानताएं दिख रही है लगभग जिनमें, उनको हम एक वर्ग के अंदर डाल दें और उस वर्ग के कुछ पर्टिकुलर हम कैरेक्टर यानी कुछ गुण लिख लें, 10-15 गुण लिख ले। जैसे ही आदमी वो 10-15 गुण पढ़ेगा तो उसके माइंड में आएगा कि इस 10-15 गुण के आधार पर लगभग ये जीव है। फिर आप दूसरा कोई वर्ग उठाओ, उसमें आप कुछ जीवों को डाल दो, फिर उनके जो समानता वाले गुण है उनको आप बिठा दो। जो समानता वाले गुण है उसके आधार पर उन जीवों को उस ग्रुप के अंदर बिठा दो। फिर यदि वो समानताएं 5-7 हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये समानताएं उन जीवों की है। यानी हम वास्तविकता में जो डाइवर्सिटी या विविधता को पढ़ेंगे वो प्लांट्स को या एनिमल को विभिन्न वर्गों में बांटकर पढ़ेंगे। ये मोटा मोटा सा मेन मोटो या बेसिक चीजें थी डाइवर्सिटी की या जीवों में विभिन्नता की। अब मैं आपको सबसे पहले जैव विविधता होती क्या है उसकी मैं परिभाषा लिखवाऊंगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें लिखवाऊंगा, फिर मैं आगे आपको लिखाऊंगा विविधता या विभिन्नता का कारण क्या है या आधार क्या है। चलो आप हेडिंग डालो जैव विभिन्नता, जैव विविधता, जैव विविधता, और इसमें मैं कुछ लिखवा रहा हूं, आप लिखना शुरू करो। चलो आप लिखना शुरू करो, जैव विविधता, इसमें लिखना शुरू करो, डैश करके लिखो, जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाओ। जैव विविधता, जैव विविधता या जीव भिन्नता या जीव भिन्नता पृथ्वी पर पाई जाने वाली, पृथ्वी पर पाई जाने वाली, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविध विविध प्रकार की उन जैवीय प्रजातियों को, उन जैवीय प्रजातियों को कहते हैं जो अपने अपने प्राकृतिक आवास, अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में पाई जाती हैं। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन में लिखो, खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन में लिखो। जैव विविधता में पेड़ पौधे कोमा सूक्ष्म जीव कोमा पशु पक्षी आदि सभी प्राणी सम्मिलित हैं। अब आप नई लाइन में ऐसे लिख लो या करके और नई लाइन में लिखना शुरू करो। यानी मैं इसकी दूसरी परिभाषा लिख पा रहा हूं, दूसरी परिभाषा उसमें लिखो, या करके लिखो। जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द हैं जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है, परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो, UNEP
जैसे जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है वैसे लिखना है, UNEP, पीछे लगाओ कोष्टक और कोष्टक में लिखो, कोष्टक में लिखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जैव विविधता विशिष्ट रूप से आनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तंत्र के विविधता का स्थिर हैं। ये था मोटा मोटा सा जैव विविधता या उसकी परिभाषा। सबने लिख ली? वेरी गुड। अब जो मैंने परिभाषा लिखवाई वो मैं समझा रहा हूं। चलो बोर्ड के ऊपर आओ, 15-20 सेकंड में दोनों परिभाषाएं पढ़ लो, जल्दी पढ़ो। मेरे सामने मत देखो, मैं वैसा का वैसा हूं, पढ़ो। चलो पढ़ ली। अब आओ बोर्ड के ऊपर, मैंने क्या लिखा है? जैव विविधता या जीव भिन्नता, यानी जीवों में जो अंतर होता है वो जीव भिन्नता, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की उन जैवीय प्रजातियों को कहते हैं। यानी जैव विविधता पृथ्वी पर पाई जाने वाली अलग अलग उन प्रजातियों या जातियों, मतलब पौधा हो सकता है, एनिमल हो सकता है, छोटा छोटा सूक्ष्म जीव होता है, यानी उनको कहते हैं जो अपने अपने प्राकृतिक क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी अपने अपने स्थान पे पाई जाती है। इसके अंदर क्या आता है? जैव विविधता में पेड़ पौधे आते, सूक्ष्म जीव आते और पशु पक्षी आदि शामिल है। ये एक बेसिकली परिभाषा थी। सेकंड परिभाषा लिखवाई, जैव विविधता जीवन और विविधता, जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है। यानी जैव विविधता किससे मिलकर बना है? जीवन से और विविधता से निर्मित शब्द है, जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। ये बढ़िया लाइन है। यानी जैव विविधता अपने आप पर, अर्थ पर मौजूद जो जीवन है, यानी जो जीवन है या ऑर्गेनिज्म है, इनकी विविधता यानी इनमें जो अंतर है वो, और आगे इसमें लिखा है कि परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है, यानी उन जीवों में चेंज होकर जो नई प्रजाति बढ़ेगी उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए वास्तविकता से जैव विविधता क्या होती, तब तो बोलोगे पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता ही जैव विविधता है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आगे लिखा है UNEP, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। आपको हिंदी में भले याद रखो, इसमें मैंने लिखवाया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये तुम्हारे 10वीं में आगे आएगा, तो फुल फॉर्म याद कर लेना, 1 नंबर का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। UNEP का पूरा नाम क्या? तब आप लोग संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। मतलब ये एक कार्यक्रम हुआ, इसने अपने स्तर पर जैव विविधता की परिभाषा क्या दी? इसने क्या बोला? UNEP के अनुसार जैव विविधता विशिष्ट रूप से आनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तंत्र को रिप्रेजेंट करती है, मापती है। अब देखो UNEP क्या बोलती है, या UNEP जो प्रोग्राम या कार्यक्रम वो क्या बोलता है कि जैव विविधता अपने आप में या तो आनुवांशिक स्तर पर हो सकती है, या प्रजाति स्तर पर हो सकती है, या पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर हो सकती है। अब आप सोचोगे सर ये क्या है? आनुवांशिकी का मतलब होता है जो हम जेनेटिक पढ़ते हैं, यानी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जाना, यानी माँ बाप से बच्चों में, बच्चों के उन बच्चों में, ये कहलाता है जेनेटिक। प्रजाति मतलब विभिन्न प्रजातियां। हम कौन सी प्रजाति? हम बोलेंगे होमोसेपियंस। आम क्या है? मैजिक इंडिका। यदि मैं वो शेर क्या? पैंथर लियो। टाइगर क्या? पैंथर टाइग्रिस। मोर का क्या है? पेवो क्रिस्टियन। ये अलग अलग प्रजातियां होगी। यानी आनुवांशिक स्तर के अलावा
प्रजातियां यानी उनकी जातियां तथा पारिस्थितिकी तंत्र यानी वो प्रजातियां किन वातावरण में पाई जाती है, इन तीनों को हम सम्मिलित करें तो वो अपने आप में क्या है, जैव विविधता है। ये मोटी मोटी परिभाषा थी। मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लिखो वर्गीकरण का आधार, यानी जैव विविधता आप पढ़ लिया, अब आप हेडिंग डालो वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार भाई अपन कैसे इनको वर्गीकृत करते हैं, अब ये हेडिंग डाल दी वर्गीकरण का आधार या वर्गीकरण का आधार क्या है। देखो वास्तविकता में देखें तो वर्गीकरण का आधार या वर्गीकरण को सबसे पहली बार बताने का प्रयास किया अरस्तु ने। ये एक दार्शनिक थे, यानी बाहर से देखकर किसी जीव को फिर वो डिसाइड कर देते थे इसको किस समूह में रखना है, क्या है या क्या नहीं। हालांकि इन्होंने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थान किया या उनकी आवास के आधार पर किया कि वो पृथ्वी पर रह रहे हैं या हवा में रह रहे हैं या जल के अंदर रह रहे हैं, इसके आधार पर उन्होंने उसका वर्गीकरण किया। हालांकि इसके बाद और भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने मत दिए या अपने अपने आधार दिए जो हम आगे पढ़ेंगे। कैरोलस लीनिस आते हैं, आर.एच. व्हीटेकर आते हैं, अरस्तु तो आ ही गए, इसके बाद दो चार और वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने अपने अपने मत दिए, अपने अपने आधार दिए कि इन आधारों के आधार पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले वैज्ञानिक थे अरस्तु। तो इसमें कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, आप लिखो आप यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल एवं जल एवं वायु में, उनके स्थल जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव, समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल मछली, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये सभी प्राणी कई मायने में एक दूसरे से काफी अलग हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है जो कि समुद्र अर्थात जलीय आवास है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना उचित नहीं है। चलो जो कुछ मैंने लिखवाया वो आप एक बार रिवाइज करो, एक बार पढ़ो, फिर मैं समझा रहा हूं। चलो पढ़ लिया, आ जाओ बोर्ड के ऊपर। मैंने आपको लिखवाया कि यूनानी विचारक हुए जिनका नाम था अरस्तु, या इंग्लिश में हम बोलते हैं एरिस्टोटल। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्तर, यानी वो वायु में पाए जाते हैं या वो जल में पाए जाते हैं या वो पर्टिकुलर अर्थ यानी पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, उनके आधार पे किया। लेकिन हम इसका एक मोटा सा एग्जांपल लें कि स्थल के आधार पे, यानी वो पाए का आधार पे, उनके आधार पे यदि इनका एक मोटा सा एग्जांपल या उदाहरण ले, तो मैंने उदाहरण में लिखवाया कि प्रवाल एक जलीय जीव है, व्हेल मछली, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, इन सबको देखें तो इनमें बहुत सा अंतर है। शार्क व्हेल से अलग है, व्हेल प्रवाल से अलग है, प्रवाल पूर्ण रूप से ऑक्टोपस से अलग है, लेकिन फिर भी हम इनको एक वर्ग में रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यह जल में पाए जाते हैं
और अरस्तु की ये जो वर्गीकरण का आधार था, जो स्थल है, वायु है या जल, ये मान्य नहीं हुआ, इसे माना नहीं गया या इसे स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि लोगों को लगा ये कैसा वर्गीकरण कि एक ही जगह पर जो पाए जाते जीवधारी उनको आप एक कैसे मान सकते हो? आप कर बोलोगे मगरमच्छ और मछली एक जैसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती गई तो वर्गीकरण के और आधार आते गए, और वर्तमान समय में हम जो वर्गीकरण का सबसे बढ़िया आधार लेते हैं वो लेते हैं कोशिकी संरचना। क्या लेते हैं? कोशिकी संरचना। 2 लाइन छोड़ के ताला लगा के आप लिखना शुरू करो, 2 लाइन छोड़ के ताला लगाना आप लगाकर लिखना शुरू करो। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से आरंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को वर्गीकरण में शामिल करते हैं। अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर, जो मैंने ये लाइन लिखा है, तो आजकल हम जो बेसिकली वर्गीकरण करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं वो अपने आप में हम कोशिका के आधार पे करते हैं, या मेन हमारा फंडा होता है वो कोशिका। फिर इसके बाद हम दूसरे लक्षण लेते हैं। कैसे लक्षण लेते हैं? कोशिका में भी यूकैरियोटिक कोशिका है या प्रोकैरियोटिक कोशिका है, या कौन कौन से कोशिका अंगक पाए जाते हैं, कोशिका में भी कौन सी कोशिका, पादप कोशिका है या जंतु कोशिका, यानी उसके अंदर कोशिका वृत्ति या झिल्ली है या नहीं है। इन लक्षणों को लेके हम वर्गीकरण करते हैं। मोटा मोटे से जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी मैंने बता दी, और कल पर्टिकुलर ये पूरा टॉपिक शुरू होगा। कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद। बढ़िया पढ़ाई करते रहो।